हेलो प्यारे दोस्तों, आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तरंग यानी वेव से देखेंगे सभी क्वेश्चन। आप शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है ना, रेलवे ग्रुप डी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शुरू से लास्ट तक सभी क्वेश्चन को देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना। कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो एक्स हो जाएगा, एक्स किरणें हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो एक्स किरणें हो जाएंगे। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। वे तरंगे जिनके चरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक तरंगे कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है ना। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, है ना, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे आदि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी तरंग दैर्घ्य परस्पर, है ना, 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होती है। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती है। ठीक है, इसका प्रयोग चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है ना। तो आपने क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे का उपयोग किस में होता है, तो चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो सबसे कम होता है बैंगनी रंग के, सबसे अधिक होता है लाल रंग के। ठीक है, अधिक कहेगा तो लाल रंग के हो जाएगा, कम कह रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा बैंगनी रंग के। ठीक है, लाल नहीं, मैंने कम कहेगा तो बैंगनी रंग के हो जाएगा। ये कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। कारण क्या है, आवृत्ति वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है ना। ये पूछ रहा है, आप ऑप्शन देखिए। कारण अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। पहले अभिकथन में क्या करा, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य, है ना, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। ये सही है। ठीक है, वेग बराबर आवृत्ति गुनी तरंग दैर्घ्य, ये भी सही है। माने अभिकथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं करता, ये सही है। ठीक है, एक दूसरे से व्याख्या कारण नहीं, उचित व्याख्या नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट है भी बराबर याद रखेंगे, फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भी से होता है वेग बोलते हैं, एन से आवृत्ति हो जाता है, लैम्डा से तरंग दैर्घ्य, तो यानी भी बराबर होता है एन लैम्डा। ठीक है, यानी वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है, यानी लैम्डा समानुपाती 1/n। ठीक, फार्मूला था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, है ना। फिजिक्स से सारे क्वेश्चन हैं, जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा निम्न से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तरंग की विशेषता क्या नहीं है, तो माध्यम तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, आयाम है तरंग दैर्घ्य की विशेषता, तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति है, आयाम है, लेकिन माध्यम नहीं है, तरंग की विशेषता नहीं है, तो माध्यम आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा यदि एक तरंग की आवृत्ति, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है ना। यह बढ़ जाती है, नहीं बढ़ नहीं जाती है। एक समान रहती है, नहीं। यह घट जाती है, हाँ ये घट जाती है, सही है, दोनों के बीच संबंध नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, कहेगा यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ती है, यह घट जाती है। ठीक है ना, याद रखेंगे, यानी वेग बराबर होता है आवृत्ति गुनी तरंग दैर्घ्य, फार्मूला। चलिए मिलान करेंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस शिफ्ट 3 का, शिफ्ट 3 में पूछा हुआ है। कह रहा है रेडियो तरंगे
रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, गामा किरणें इधर है। इधर क्या है? घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच, विमान नेविगेशन में इस्तेमाल, रडार प्रणाली, मैंने सेलुलर फ़ोन, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की दावा। तो क्या होगा? पी का क्या हो जाएगा? रेडियो तरंगे किस में मिलेगा? सेलुलर, है ना, फ़ोन में। रेडियो तरंगे सेलुलर फ़ोन में मिलेगा, ठीक है। तो रेडियो तरंगे मिल जाएगा सेलुलर फ़ोन में, ठीक है। सूक्ष्म तरंगे किस में मिलेगा? सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन, इस्तेमाल रडार प्रणाली में किया जाता है ना। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग विमान नेविगेशन में किया जाता है। आवरक्त किरणें का किसमें? घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच में। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच में किया जाता है। गामा किरणें को कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के दावा में किया जाता है। गामा किरणें का खोज नहीं, मैंने गामा किरणें का उपयोग किस में किया जाता है? तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के दावा में किया जाता है गामा किरणें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कैसे किसे मिलाए थे? रेडियो तरंगे हो जाएगा सेलुलर फ़ोन, एक पी के 3 हो जाएगा। सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन, रडार में सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन में हो जाएगा। गामा किरण हो जाएगा कैंसर को, ठीक है। और अवरक्त विकिरण हो जाएगा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स रिमोट स्विच में सूक्ष्म तरंगे यानी हो जाएगा सी ऑप्शन में दिख रहा है 1 के 3, ठीक है। नेक्स्ट पी के 3। चलिए इसको डिटेल भी देख लेते हैं, अच्छा है। यार विद्युत चुम्बकीय तरंग इधर सब लिखा हुआ है। इधर तरंगदैर्घ्य परिसर है, कितना से कितना है। उपयोग यहाँ लिखा हुआ है किसका? रेडियो तरंगों का उपयोग देखिए, है ना, रेडियो वेव से। इसका प्रयोग सेलुलर फ़ोन, रेडियो, टीवी के तरंग संचरण में होता है ना। रेडियो तरंगे का उपयोग कहाँ होता है? फ़ोन, टीवी, रेडियो संचरण में होता है। सूक्ष्म तरंगे का उपयोग होता है, इसका प्रयोग रडार एवं उपग्रह सूचना भेजने तथा माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, ठीक है। और जैसे ये रेडियो तरंगे जो है 1 × 10⁻⁻1 से 10⁻4 मीटर तक होता है। सूक्ष्म तरंगे का होता है 10⁻3 मीटर से 10⁻3 से मीटर से 3 × 10⁻1 मीटर तक होता है, ठीक है। इसका सूक्ष्म तरंगे का उपयोग रडार, उपग्रह सूचना भेजने, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, ठीक। अवरक्त किरणें का उपयोग कहाँ होता है? तो अवरक्त किरणें का उपयोग होता है, इसका प्रयोग रिमोट कंट्रोल तथा रोगियों के सिकाई में किया जाता है। अनावरक्त किरणें का उपयोग ये होता है, इसका होता है 7.5, इसका परिसर होता है 7.8 से 7.8 × 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक होता है। गामा किरणें का उपयोग होता है उच्च वेधन क्षमता के कारण, इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं व कैंसर सेल्स को नष्ट करने में होता है। गामा किरणें, गामा रे, है ना, 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होता है। उच्च वेधन क्षमता के कारण इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं व कैंसर सेल्स को नष्ट करने में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? अवरक्त किरणें। निम्न से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? अवरक्त किरणें। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संरचना की दिशा में कंपन करते हैं, तो हो जाएगा समानांतर दिशा में, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा किस दिशा में करते हैं? समानांतर दिशा में। एक दूसरे अनुदैर्घ्य तरंग इस प्रकार से एकदम समानांतर चलता है। अनुदैर्घ्य एक अनुप्रस्थ होता है जो ऐसा चलता है, ठीक है, अनुप्रस्थ वाला। ये अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य सिंपल चलेगा, ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते हैं। इन तरंगों के माध्यम से अलग अलग कण विक्षोभ की संरचना की दिशा में समानांतर दिशा में चलते हैं। एक कण दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, बल्कि वे स्थिति के संदर्भ में आगे पीछे गति करते रहते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे है। नेक्स्ट, किस तरह के तरंगों में कंपन तरंगे चलने की दिशा के समानांतर गति करते हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे अभी बताए थे, है ना। समानांतर गति करते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, विरलीकरण होता है
क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा बिरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है निम्न होता है। हवा का दाब कहाँ होता है? जहाँ बिरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब निम्न होता है, कम होता है। ठीक है, जहाँ पर हवा का दाब निम्न होता है वहाँ पर बिरलीकरण, तथा जहाँ पर हवा ज़्यादा होता है, अधिक होता है, उसे संघनता बोलते हैं ना, डेंजर मीडियम बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, एक रेयर मीडियम बोलते हैं, एक डेंसर मीडियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ जहाँ वायु दाब क्या होता है? ऊंच होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब ऊंच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 858 के बाद 859। ये कौन सा क्वेश्चन है? 858 में आंसर क्या बता दिए? अच्छा, 858 क्वेश्चन नहीं बताया ना। ठीक, 858 देखिए पहले। कह रहा नीचे दिया गया चित्र पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है, तकनीक को क्या कहते हैं? है ना, पराश्रव्य तरंगों के कार्य को दर्शाता है, पराश्रव्य तरंगे के कार्य को दर्शाता है, तकनीक का प्रयोग करते हुए चित्र में देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से तो क्या हो रहा है ना, अल्ट्रासोनिक ग्राफ इसमें दिखाता है। अल्ट्रासाउंड जैसे करवाता है, CT स्कैन, क्या आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? है ना, अल्ट्रासोनिक ग्राफी हो जाएगा। ये अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो यही सब चित्र आता है ना, फिगर में दिखते होंगे। तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा अल्ट्रासोनिक। चलो डिटेल में देखते हैं। अल्ट्रासोनिक ग्राफी या सोनोग्राफी चिकित्सा निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रसरल तरंगे पर आधारित चित्रांकन तकनीक चिकित्सा के क्षेत्र में इसके लिए कई उपयोग हैं। है ना, इसके गर्भावस्था में गर्भ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है। अल्ट्रासोनिक करवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट। चलिए न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। ठीक है, टाइम लग जाएगा न्यूमेरिकल, चलो देख लेते हैं। करा लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी होती है, जिसका तरंगदैर्घ्य इतना है तो चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगा? है ना, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसको सूत्र पर लगाते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होता है? नाव जिस पानी में रोकी गई उसे उत्पन्न लहरों के तरंग धैर्य लैम्डा बराबर 125 मीटर दे लेता। ठीक है, एवं तरंगों के चढ़ाव की गति कितना है, वेग कितना दे ले है, 25 मीटर प्रति सेकंड। नाव हिलाने अथवा तरंगों की आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति बराबर होता है तरंग आवृत्ति गति बराबर होता है वेग बराबर होता है भी से वेग होता है आवृत्ति गुने तरंग धैर्य होता है। फार्मूला लगाएंगे। निकालना क्या है? तरंग धैर्य निकालना है ना, तरंग धैर्य ने आवृत्ति निकालना है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, है ना, आवृत्ति एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो मान रखेंगे वेग कितना है 25 है, और लैम्डा तरंग धैर्य कितना है 125 है, तो 25 125 यानी पॉइंट है ना 0.2 हर्ट्ज होता है। ठीक, कितना आ जाएगा? नेक्स्ट कहेगा यदि किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल कितना होता है? आवर्तकाल बराबर होता है टी बराबर, आवर्तकाल यानी समय पूछ रहा है, टी बराबर होता है 1/n होता है ना। आवर्तकाल मान रख देंगे, एन का मान आवृत्ति कितना दिया हुआ है 50, तो 1/50 यानी वो 0.02 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक है, 0.02 सेकेंड लगेगा। ठीक, नेक्स्ट। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यह किस प्रकार के तरंगों पर चर्चा की गई है? किस प्रकार के तरंगों पर चर्चा की गई है? तो 861 में हो जाएगा, है ना, डी अनुप्रस्थ पर। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है यदि माध्यम के घटक कण तरंग की गति दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे है ना, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है। रस्सी के एक सिरे को झटका देने पर उस रस्सी के उत्पन्न तरंगे कंपन कर रही वस्तु समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगा। एन बराबर पूछ रहा है, टी बराबर फार्मूला होता है 1/n होता है, 1/n होता है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, आवृत्ति एन का मान पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है तो एन बराबर हो जाएगा 1/t, एन बराबर हो जाएगा 1/t। मान रखिए एक और टी का मान 0.04 सेकेंड, ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, 25 और 100 यानी 25 है ना। आवृत्ति 25 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 50 हर्ट्ज कहाँ है, 25 हर्ट्ज बी ऑप्शन में है। ये 250 है, 25 हर्ट्ज बी ऑप्शन में है। ठीक, नेक्स्ट तरह किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है ना। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर जो बनने वाली लहरें होती है कैसा होती है, अनुदैर्घ्य होती है ना। समुद्र में भी अनुदैर्घ्य होता है, नहीं समुद्र में अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विस्फोट के कारण उत्पन्न तरंगें अनुदैर्घ्य होती है। ठीक, भूकंप और विस्फोट के कारण भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है तो अनुप्रस्थ कौन नहीं होगा, है ना। ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्घ्य तरंगे होता है, तो अनुप्रस्थ नहीं होता है। ध्वनि तरंगे है ना अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ वाला है। ठीक है, रेडियो तरंग अनुप्रस्थ है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ होता है, लेकिन ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होता है। ठीक है, ध्वनि में ऐसे ऐसे रहता है लकीर के। ठीक है, अनुप्रस्थ होता है सीधा। ठीक है, देखते हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है ना। ध्वनि तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है बल्कि अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके कणों को दोलन तरंग संचरण करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं है ना जिसके दोलन तरंग संचरण की दिशा लंबवत होती है। उदाहरण के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंग आदि अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक, नेक्स्ट करा लांगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग तरंग ऊपरी सिरा वेग है इतना 25 मीटर प्रति सेकंड। नाव को हिलाने की आवृत्ति एन बराबर पूछ रहा है, हर्ट्ज पूछ रहा है, आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। फार्मूला लगा देंगे, फ्रिक्वेंसी बराबर होता है वेग बटा है ना ऊपरी सीमा, लगा देंगे फार्मूला निकल जाएगा। ठीक, तो कह रहा है किसी अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट निम्न से किन तरंगों में संपीड़न और विरल प्रतिक्रिया शामिल है, तो हो जाएगा अनुदैर्घ्य में। निम्न से किन तरंगों में संपीड़न और विरल प्रतिक्रिया शामिल है, तो अनुदैर्घ्य में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है v बराबर n लैम्डा, v बराबर होता है n लैम्डा। ठीक है ना, v से क्या होता है वेलोसिटी यानी वेग होता है, v बराबर क्या होता है n लैम्डा होता है ना, यानी वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य होता है ना। वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंगदैर्घ्य है ना, यानी v बराबर क्या हो जाएगा n लैम्डा तो नहीं है, n से कभी कभी f भी सूचित करते हैं। यहाँ f दे रहा है फ्रिक्वेंसी है ना, तो f लैम्डा हो जाएगा जो कि b ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा f लैम्डा हो जाएगा है ना। कभी कभी फ्रिक्वेंसी आवृत्ति को n भी लिखता है ना, यहाँ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, v बराबर हो जाएगा f लैम्डा। नेक्स्ट कह रहा है आवृत्ति और कालावधि में क्या होता है। अगर देखो अगर आवृत्ति निकाल, देखो ऑप्शन देखो पहले टी के दे रहा है, टी बराबर दे रहा है फार्मूला अगर, तो आवृत्ति होता है 1/f, f की जगह u आवृत्ति कह रहा है ना, तो 1/u कहाँ है, तो डी ऑप्शन में है 1/u है ना। आवृत्ति को यहाँ म्यू से सूचित किया जा रहा है ना, तो हो जाएगा 1/u
संबंध, ठीक है। अगर यू क्या निकलता है, अगर अभिवृत्ति निकालना रहता तो यू बराबर हो जाता 1/t हो जाता, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है ना, तो किस में, लैम्डा में। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शाया जाता है, तरंग को लैम्डा बोलते हैं, तरंग लंबाई को लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, ऐसा लैम्डा होता है। तरंग लंबाई ग्रीक लेटर में लैम्डा से दर्शाया जाता है। माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार, माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग, एक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग, ठीक। ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, तो कौन हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अब प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्वनि तरंगे से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि तो अनुदैर्घ्य तरंगे होता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। तो दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है, नहीं। दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, नहीं। ध्वनि अनुप्रस्थ होती है, नहीं। ध्वनि तो होता है अनुदैर्घ्य होता है। तो डी ऑप्शन में दिख रहा है ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है खाली स्थान एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। प्रकृति का एक तरंग की प्रकृति वर्णन नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि दिए गए वेग किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव, 875 में क्या है, डी। क्वेश्चन कह रहा है यदि दिए गए वेग किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तरंग दैर्घ्य में क्रमिक रूप से वृद्धि या कमी और होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगी, तरंग दैर्घ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसकी तरंग दैर्घ्य में कमी आएगी, हाँ ये सही है। यदि वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तरंग दैर्घ्य में कमी आ जाएगा ना। नेक्स्ट 776 हो जाएगा, 876 है ना, सब एक ही जैसा है, बना लेंगे फार्मूला लगा के, वेग बराबर आवृत्ति गुणित तरंग दैर्घ्य सब मान रखेंगे, आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य हो जाएगी मूल का आधा हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, मूल का आधा हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी l है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। उनकी तरंग दैर्घ्य को कैसे व्यक्त किया जाएगा, तो l द्वारा सूचित किया जाएगा, है ना, l द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट तरंग दैर्घ्य आज पूरा होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक थोड़ा कर दीजिएगा, ठीक है ना, छोटा मोटा चैनल भी सपोर्ट कर दिया कीजिए। रेडियो क्या हो रहा है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है क्या, तरंग दैर्घ्य है ना, आयाम बढ़ने से। अच्छा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से आयाम बढ़ती है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहेगा रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, आयाम बढ़ती है, क्या बढ़ती है, आयाम बढ़ती है। नेक्स्ट
चलिए तो बना ही लीजिएगा, फार्मूला दिख रहा है ना। किसी माध्यम में कण इतना सेकंड में इतना कंपन 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति है ना, एन बराबर पूछ रहा है आवृत्ति, यानी एफ बराबर भी बोल सकते हैं, एफ बराबर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फार्मूला हो जाता है इसका एफ बराबर बोल सकते हैं, एन बराबर बोल सकते हैं 1/T, मान रखेंगे आंसर आएगा। ठीक है, दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट करा, तरंग चाल आयाम अनुदैर्ध्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है, सभी को क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। सभी को क्या कहा जाता है, तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। तरंग चाल आयाम तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति सभी को तरंग की विशेषता कहा जाता है। ठीक है, तरंग का आयाम होता है, तरंग का आयाम क्या होता है देखते हैं। तरंग का आयाम होता है, तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी होता है। नहीं, ये नहीं होता है। माध्यम के कणों द्वारा मध्य स्थान के किसी तरफ तय की गई अधिकतम दूरी होता है। ये सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आवृत्ति में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो क्या दोहराई जाती है, हर्ट्ज दोहराई जाती है ना, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। करा आवृत्ति खाली स्थान, आवृत्ति यानी हर्ट्ज में प्रकट की जाती है। आवृत्ति को क्या चीज़ में प्रकट की जाती है, हर्ट्ज में ना। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का ऐसा मात्रा हर्ट्ज भी होता है, प्रकट की जाती है, दर्शाता है, घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है हर्ट्ज में। ठीक है, नेक्स्ट करा, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है, संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक श्रृंग और उसके क्रमागत गर्त के मध्य दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य कैसा होगा, 2L होगा। तरंगदैर्घ्य उसका क्या होगा, 2L होगा। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, सर्वाधिक लंबी होगी 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग। नेक्स्ट कह रहा है एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका गहराई को इसका खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आयाम कहा जाता है। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। एक तरंग के गर्त की गहराई को आयाम कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। ठीक है, आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है, लगने वाले समय को क्या कहता है, तरंग का समय काल कहा जाता है, तरंग का समय काल कहा जाता है। ठीक है, किसी माध्यम में घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को तरंग का समय काल कहते हैं। भी बराबर एन लेमडा है ना, भी हो जाएगा वेग, एन हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा तरंग धैर्य है ना। लैम्डा को तरंग धैर्य बोलते हैं, एन को आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी एम बोलते हैं। ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे, बन जाएगा। ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आप खाली मान बैठाइएगा, बन जाएगा। भी बराबर एन लेमडा, भी हो जाता है वेग है ना, एन हो जाता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, और लैम्डा हो जाता है तरंग धैर्य। ठीक, नेक्स्ट सारा वैसा ही क्वेश्चन था, इसलिए हम न्यूमेरिकल नहीं देख रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु हवाई जहाज एवं हवाई जहाज अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका एक्सरे का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा एक्सरे जांच किया जाता है। नहीं, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने एवं हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक्स किरण का खोज रोएंटजन ने 1895 में किया था, याद भी रखेंगे। एक्स किरण का खोज किसने किया था, रोएंटजन ने किया था 1895 में। ठीक है, इंफ्रारेड किरणें क्या है, इंफ्रारेड किरणें क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है। इंफ्रारेड क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है ना। इंफ्रारेड क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक, याद रखेंगे। अन्य धैर्य हो जाएगा ध्वनि तरंगे, आना प्रकाश अनुप्रस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। निम्नलिखित किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। चलिए इसका तरंग दैर्घ्य भी देख लेते हैं। NTPC में पूछा हुआ 2016 का है क्वेश्चन।
ठीक है, खोज भी देख लेते हैं, सारे को एक एक से देख लेते हैं। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 14 पर माइनस 14 मीटर से 10 पर माइनस 10 मीटर, है ना। गामा किरणें का खोज बैक्यूरेल ने किया था। गामा किरणें का खोज किसने किया था? बैक्यूरेल ने किया था। एक्स किरणें का खोज 10 पर पावर माइनस 10 मीटर से 10 पर पावर माइनस 8 मीटर रोएंटजन ने किया था, है ना, रोएंटजन ने किया था। और परावैंगनी किरणें का खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। ठीक है, एक्स किरणें रोएंटजन, ठीक है। गामा बैक्यूरेल, गामा किरणें का खोज बैक्यूरेल के खोज किसने किया था? न्यूटन ने। दृश्य विकिरण का खोज, है ना, दृश्य ने प्रकाश बोल दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया था। 3.9 से 10 पर माइनस 7 मीटर से 7.8 गुना 10 पर माइनस 7 मीटर न्यूटन, है ना। दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने किया था। परावैंगनी किरणें का परिसर कितना होता था? 10 पर माइनस 8 मीटर से 10 पर माइनस 7 मीटर रीटर द्वारा, ठीक है। अवरक्त विकिरण का खोज, 7.8 इसका परिसर होता है। अवरक्त विकिरण का खोज किया था हर्षले ने, लेकिन इसका परिसर होता है 7.8 गुना 10 पर माइनस 7 मीटर से 10 पर माइनस 3 मीटर होता है। लघु रेडियो तरंगे 10 पर माइनस 3 मीटर से 1 मीटर तक होता है। हेनरिक हटर्ज ने, है ना, दीर्घ रेडियो तरंगे के आवर्तकाल, है ना, इसका ज़्यादा होता है 1 से 10 पर 4 मीटर। जी मार्कोनी रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंगे खोज जी मार्कोनी ने किया था, ठीक है। जी मार्कोनी ने किया था रेडियो तरंगे खोज, जी मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, है ना। इसमें आपसे क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? अभी बताएं। गामा किरणें का सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रेडियो तरंगे का, है ना। दीर्घ रेडियो तरंगे का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कारण दृश्यमान विकिरण की खोज किसने किया था? दृश्यमान आइजैक न्यूटन ने, है ना। अभी बताए थे दृश्यमान या दृश्य विकिरण का खोज, विजिबल रेडिएशन की खोज किसने किया? आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। कब खोज किए थे? क्या बोलते हैं, 1900 नहीं दिया है, चलो रहे तो। नेक्स्ट, करा सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण हो जाएगा परावैंगनी किरणें। सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होता है परावैंगनी किरणें होता है ना। परावैंगनी की किरणें का खोज किसने किया था? रिटर ने JW रिटर नामक वैज्ञानिक ने, है ना। JW रिटर ने किया था। गुने 10 पर 14 मीटर से 10 हर्ट्ज होती है। सूर्य किरणें आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। आयनित गैसों द्वारा सूर्य किरणें आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। मानव शरीर पर इसका हानिकारक प्रभाव होता है। इससे त्वचा में जलन पैदा होता है, त्वचा कैंसर के खतरे भी रहता है, ठीक है। तो खोज किसने किया? JW रिटर ने खोज किया था किसका? परावैंगनी विकिरण का, ठीक है। याद रखेंगे परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट, कारा निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या, है ना, आवृत्ति होता है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या क्या होता है? तो आवृत्ति होता है। आवृत्ति संख्या क्या होता है? आवृत्ति होता है, याद रखेंगे। देखिए फार्मूला ही आ गया, है ना। बोले थे V बराबर क्या बताए थे? वेग बराबर n लेमडा बताए थे। V बराबर n लेमडा, ये फार्मूला डायरेक्ट आ गया। बोले फार्मूला याद रखेंगे। तो V बराबर n लेमडा, सी ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। V से वेग होता है, V से क्या होता है? देखिए नहीं, यहाँ पे उल्टा दिया है, नहीं सही है, लेकिन यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। एन, इसको एन कर देना, आवृत्ति भी की जगह एन कर देना, ठीक है। तरंगदैर्घ्य लेमडा सही है। चाल को भी से सूचित करते हैं, बीच संबंध भी बराबर एन लेमडा, ई हुआ सही, ठीक है। सी, हाँ भी गलती से दे टाइप हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बना लीजिएगा। तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है ना, यानी लैम्डा का मान पूछ रहा है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 50 दिया हुआ है और 36 चाल दिया हुआ है ना। रख के मान रख दिया। V बराबर n लेमडा, फार्मूला लगाइएगा। एक तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ फार्मूला लिख दिया है, बना लीजिएगा। नेक्स्ट, कारण निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन नहीं है? रेडियो तरंगे तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे ही है। इंफ्रारेड भी है, माइक्रोवेव भी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं है, प्रसरावित तरंगे हैं। अल्ट्रासाउंड प्रसरावित तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, ठीक है। प्रसरावित तरंगे हैं, है ना। इसे पार कर जाता है ना अल्ट्रासाउंड में किरणें। विद्युत चुम्बकीय विकिरण शून्य, स्पेस एवं अन्य माध्यमों से प्रसारित तरंगे होती है, जो
प्रकाश भी कहा जाता है। किन ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ लंबवत करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण दिशा समानांतर होती है। हाँ, अनुप्रस्थ में समानांतर होती है, यही सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 902 के बी हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दे रहा है, 900 बी नहीं सॉरी ए दे रहा है, 900 बी के 902 के एक का प्रश्न दे रहा है, गलती हो गया हम से। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत होती है, कंपन करते हैं, लंबवत करती है, सही है। अनुप्रस्थ में लंबवत इस तरीके से कंपन करते हैं, धैर्य में नहीं इस प्रकार करते हैं, लंबवत ऐसे, लंबवत बोले तो ऐसे है ना। ठीक, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा ये फूल देख लेते हैं ना, ध्वनि साउंड नेक्स्ट टाइप वीडियो में चलेगा। ठीक है भाई, अगर अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करे तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य क्या कहता है, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करे तो उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि के तरंग अनुदैर्घ्य होता है। ठीक, पूरा देखने के लिए थैंक यू।